बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, रियल एस्टेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो यकीनन इस पे बहुत से चैलेंजेस भी होते हैं और यकीनन इसमें बहुत सा ऐसा मार्जिन भी होता है जहां पर बेहतरी लाई जा सकती है और हुकूमत को सपोर्ट किया जा सकता है और ये म्यूचुअल सपोर्ट के साथ ही इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर के साथ गालिबन 55 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ हैं जो मुंसलिक हैं। और जब हम इतनी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो यकीनन लाखों नहीं करोड़ों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है रियल एस्टेट सेक्टर पे। तो इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे। तो मसाइल तो रियल एस्टेट सेक्टर में हैं, वो हर जगह होते हैं, मगर इनका सोल्यूशन क्या है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की शरह क्या है, चूँकि हम पाकिस्तान का जो नौजवान है वो नौजवान जो पाकिस्तान को बड़ा बेहतर सर्व कर सकता है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। जो क्रीम ब्रेन्स जिनको हम कहते हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे जौहर इकबाल साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं डेफक्लेरिया के, डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन। इसी के साथ साथ मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे जनाब सैयद तनसीर बुखारी साहब। दोनों हजरात को खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, अभी एक शॉर्ट ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह आगाज करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रिजवान सरवर। मेरे साथ स्काइप लिंक पर मौजूद हैं जनाब जौहर इकबाल साहब, जो कि प्रेसिडेंट डेफक्लेरिया हैं, जो कि डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन है, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसी के साथ साथ मेरे साथ स्काइप लिंक पर तनसीर बुखारी साहब मौजूद हैं, जो कि माहिर अमूर टैक्स मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे टैक्स के हवाले से बात करेंगे और बजट के बाद की सूरत हाल, बजट के बाद जो रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस लगे हैं, इसके बाद क्या सूरत हाल होने जा रही है, हमारे जो ओवरसीज़ हैं उनके क्या खदशात हैं, कहाँ पर खड़ा है काम पाकिस्तानी। तनसीर बुखारी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। बजट हमने देखा, बजट का बहुत इंतज़ार भी था और जब वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस लगे और बहुत से ऐसे टैक्सेस लगे जो इससे पहले तारीख में पाकिस्तान के नहीं लगे, तो इस वक्त आप जो सूरत हाल है सेक्टर की उसको किस नज़र से देखते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, बजट आए हुए आज तकरीबन 1 माह होने को है। 27 जून को ये बजट पास हो गया था और बजट क्या बजट था, मकरूज कौमों के बजट कोई बजट नहीं होते हैं, वो सिर्फ कर्ज बराए कर्ज के साथ चलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये बजट जो आया, इसने एक जो सबसे तबाहकुन तब्दीली कानून में की कि आपके पाकिस्तान में जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब था वो 35% था, उसमें इजाफा करके बिजनेसमैन के लिए 45% कर दिया। ठीक है। और दूसरे नंबर पे उसके ऊपर 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से ऊपर जिसकी आमदन होगी उसके लिए वो सरचार्ज लगा दिया। मेरे तजर्बे और मेरी निगाह के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त आपका तकरीबन हर चौथा कारोबारी साल में 1 करोड़ से ऊपर उसकी आमदन है। ठीक मुझे है। ये बताइए कि सर कि कौन जी शऊर है, कौन वो मर्द मोमिन है जो 1 साल कारोबार करके 55% इनकम टैक्स की नज़र में दे और उसको ये मालूम पड़ जाए कि इस 55% में से 54% मेरे पैसों से कर्ज अदा करने और मजीद कर्ज लेकर इंटरेस्ट पे करने के लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं। तो ज़रूरत तो थी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की। ब्रॉडनिंग आज तक हमारा ख्वाब ही रह गया, ना ब्रॉडनिंग हो सकी, ना ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में टैक्स लगाया जा सका और ना ही टैक्स रेट्स को। हम हमेशा इनसे कहते रहे कि अगर आप नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ देखना पड़ेगी कि पहले आपको 5 साल के लिए इंसेंटिव देना पड़ेगा। ठीक है कि आप रेट बढ़ाएं नहीं, टैक्स रेट 2-4% कम करके लोगों को इनकरेज करें। तो इस दफा तो कह लें कि बस एक अजीब काम है, बुखारी असल साहब, में अजीब नहीं बुखारी है। साहब, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इस दफ़ा तो हमने कम टैक्स लगाए हैं और आने वाले वक्त में अगले साल में रियल एस्टेट सेक्टर पर मजीद टैक्सेस लगाएंगे, तो इसको किस तरह जी, से देखते हैं? ये सर देखें, ये जो रियल एस्टेट है ना, ये अभी मजलूम नहीं है। ये 5 साल नहीं 8 साल से ये मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली आप अगर देखें ना, सीएनजी का इरा आया ना कि जब लोगों को पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल 1000 रुपए का लगेगा, सीएनजी सिलेंडर लगाऊंगा तो 200 का लगेगा, तो पूरे पाकिस्तान ने सीएनजी सिलेंडर गाड़ियों में लगवा लिए और तमाम बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने सीएनजी स्टेशन खोल लिए। ठीक है। ये सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान में ये जब हम गाड़ियों में गैस उड़ा देंगे
तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि हमारी जो 100 साल तक गैस घरेलू सार्फिन के लिए चलनी थी, वो ठीक है। गैस खत्म हो जाए। इसी तरह हमारे रियल एस्टेट के अंदर तबाही ये हुई कि 2000 से ऑनवर्ड एमनेस्टीज भी दी गई, रिलीफ भी दिया गया, चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखा गया, ग्रोथ को भी नहीं देखा गया। ये वाहिद सेक्टर था जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ बेतहाशा हुई। जो साइकिल पे आ रहा था वो अपना बड़ी जीप और बड़ी गाड़ियों पे चला गया और हुकूमत ठीक है। सोती रही। ठीक अब है। इसका नुकसान ये था ना जनाब कि देखें, आप मिसाल देता हूँ कि आपके पास आप 20 प्लॉट हैं हम्म। और 20 प्लॉट की फाइलें सिर्फ आपने लॉकर में रखी हुई हैं। ठीक है। अब उसके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं होगी। अच्छा, इस हद तक तो देखा जाए कि जमीन का जो बिजनेस था वो बेतहाशा हो गया था। ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कर्टेल हुई और रियल एस्टेट फ्लरिश होता चला गया, तिजोरियों से पैसा निकल के जमीन में दफन होना शुरू हो गया। अब हुकूमत को जब होश आई कि अच्छा ये सीएनजी की तरह सारी दुनिया पाकिस्तान जो है वो जमीनों पे चढ़ गया, तो इन्होंने जमीनों के ऊपर होशरबा टैक्सेस लगा दिए। आपके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लोगों पे फ्रेम होना शुरू हो गए, बेनामी के केसेस बनना शुरू हो गए। लेकिन बुखारी साहब ये कोई लोगों की हल तो नहीं प्रॉपर्टी है ना, कोई मॉनिटर किया जाए, बिल्कुल बेहतरी लाई जा सकती है पॉलिसीज़ में, लेकिन इस तरह से टैक्सेस का अंबार लगा देना। और फिर होता क्या है, जो एसोसिएशंस हैं हमारे रियल एस्टेट सेक्टर की, वो तो अपने हाथ खड़े कर देंगी, वो तो काम नहीं करेंगे। और डेवलपर भी, ये काम जो डेवलपर है जहाँ जिसका अगर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट भी है तो पाकिस्तानियों का वहाँ पैसा लगा हुआ है, वो फिर डिलीवर नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली ये इकोनॉमी को ही नुकसान है ना, तो इसका हल तो नहीं है ये। बजा फरमाया आपने। मैं वही दूसरी बात की तरफ आ रहा था कि जब अब ये इनको प्लग करेंगे ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आपका ये पैसा ये कैपिटल फ्लाइट करना शुरू कर देगा। आपका नियर जिसे कहते हैं नेबर दुबई जो है वो वेलकम आज भी कर रहा है। मेरे सुनने में आया है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैंने खुद देखा, अभी जौहर भाई बैठे हैं ये बताएंगे, लाहौर में मैंने सुना कि 2-4 कंपनीज खुल चुकी हैं जो पीकेआर में पैसे लेते हैं और प्रॉपर्टी दुबई में देते हैं। अब वो शरीफ कारोबारी, मैं कहूँगा ना समझ कारोबारी, उन्हें ये नहीं मालूम कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है एज पर द एनेक्टमेंट ऑफ लॉ ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2010। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब रियल एस्टेट को इन्होंने बहुत ज्यादा जब स्क्रू किया तो आपका कैपिटल फ्लाइट कर गया। जब कैपिटल फ्लाइट करेगा तो ये तो उससे ज्यादा बड़ा नुकसान है कि जो पैसा जमीन में दफन हो रहा था। भाई आप जमीन में पैसे को आ लेने दें, फिर उसके बाद आप इंडस्ट्रियल एमिनिस्ट्रीज लेके आए, ठीक है। लोगों को ऑफर करें कि कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं। बड़ी इंडस्ट्री तो ख्वाब ही रहेगी इस मुल्क का, कॉटेज इंडस्ट्री से स्टार्ट ले लें, छोटी इंडस्ट्री को फ्लरिश करें, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को तनख्वाहें मिलें, लोगों को नौकरियां मिलें। बेचारे लोग एजेंट्स के हाथों लुट रहे हैं, उनको पैसे दे के कोई ऑस्ट्रेलिया भागना चाहता है, कोई कनाडा भागना चाहता है, कोई अमेरिका भागना चाह रहा है। तो खुदारा इस मुल्क पे रहम किया बुखारी जाए। साहब, और जो इन भी पॉलिसी स्टेबल है, जिसके पास भी कुछ पैसा पड़ा हुआ है, उसकी पहली कोशिश यही है कि वो मुल्क से बाहर चला जाए या फिर मुल्क से बाहर इन्वेस्ट कर दे। जौहर इकबाल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, इस वक्त इस ताल्लुक को आप किस तरह से देख रहे हैं जौहर इकबाल साहब? देखें, बुखारी साहब ने सही फरमाया है। और जब बजट आया तो मैं उस वक्त जो है इस्लामाबाद में ही था, और हम ने पाकिस्तान प्रेस क्लब में जो है आपका एहतिजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि बजट में जो कुछ है ये इस तरह का है कि जिससे पाकिस्तान में पहले ही ब्रेन ड्रेन हो गया है। ये तो सबके इल्म में है कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो गया है। मतलब अब पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क की सूरत इख्तियार करता जा रहा है कि जो सिर्फ और सिर्फ बूढ़ों का, अनपढ़ लोगों का और जो है ना काम करने वालों का जो है एक मुल्क जो है वो तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो गया। हमने इन्हें बड़ी समझाने की कोशिश की कि खुदारा इकोनॉमी को ड्रेन ना करें, पैसे को ड्रेन ना करें। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले 1 साल से 12 महीने से बल्कि कि जो कुछ भी पाकिस्तान में बिक रहा है उसका तमाम तर पैसा जो है, जैसे कि बुखारी साहब ने बताया कि हमारे लेबर वुड दुबई में जा रहा है, इसके अलावा भी जो है वो दूसरे ममालिक में पैसा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो है, जब से ये सूरत हाल बिल्ड हुई है उस वक्त से पाकिस्तान में कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट को रखना नहीं चाहता। ब्रेन ड्रेन के साथ साथ पैसा भी ड्रेन हो रहा है। और मैं आज काले कपड़े पहन के इसीलिए बैठा हूं कि मैं सोग में हूं
कराची अच्छा। से खैबर तक जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जो है तबाह और बर्बाद कर दिया गया है, जो कि पूरी की पूरी जो ठीक है है। मैशियत को लेके चल रही थी, जिसके साथ जो है 45 से 47 इंडस्ट्रियां चल रही थी। ठीक है। आज जो है वो जबू आली का शिकार है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं बुखारी साहब काले कपड़े पहन के। मुझे ये बताइए कि इस वक्त बजट के बाद आपने जैसे जिक्र किया कि एहतजाज भी आपने किया, तो एहतजाज से कोई फ़र्क पड़ रहा है? चूँकि लाहौर में भी मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी मैंने बात की, कुछ और भी लाहौर के एसोसिएशंस भी हैं, उन्होंने भी एहतजाज किया, प्रेस क्लब में भी गए। कोई फ़र्क पड़ रहा है? हुकूमत कुछ इस पर अमल कर रही है? कोई इक़दाम नज़र आ रहा है? आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी देख रहे हैं? सर हुकूमत जो है इस वक्त उमुन सुमुन बुकमुन है। हमने अच्छा। एहतजाज किया, जो चीजें पोस्ट बजट में पेश भी नहीं की गई थी, बताया भी नहीं गया था, वो चीजें भी लागू कर दी गई। मतलब मुशावरत तो दूर, जो पोस्ट बजट दिया गया था उसके अलावा भी जो है मजीद टैक्सेस की भरमार कर दी गई। ठीक है। तो अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान में कारोबार करना, पाकिस्तान में रहना, अच्छा जिसके पास भी पैसा है, देखिए हम लोग तो जो है इस वक्त उस हाल में है कि ना हम यहाँ जी पा रहे हैं ना हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन जिस किसी के पास भी पैसा है, चाहे वो हुकूमती अरकान है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जो है मुक्तदर आला है, इन सब की प्रॉपर्टीज जो है लेबरवुड दुबई में भी है और पूरी दुनिया में है। और यही लोग फ्लोरिश कर रहे हैं। मतलब जो पाकिस्तान के अंदर 3 कैटेगरी होती थी कि एक लोअर कैटेगरी थी, एक दरमियानी तबका था और एक जो है हाई कैटेगरी फ्लोरिश करते हुए लोग थे, वो ही उन्हीं की कैटेगरी बढ़ गई है, दरमियानी तबका खत्म हो गया पाकिस्तान से। बिल्कुल ठीक है। तनसीर बुखारी साहब, अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई जिसमें यह शाया हुआ कि $10 बिलियन दुबई में जा चुका है पाकिस्तानियों का रिसेंट पास में, जो कि उस रिपोर्ट में है, गालिबन जो रिकॉर्ड में हम देख सकते हैं, यकीनन इससे ज़्यादा हुआ और अभी कमर्शियल प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है। तो क्या आप देखते हैं कि जो ये इतना पैसा पाकिस्तान से बाहर जा चुका है और यकीनन आने वाले वक्त में मजीद जाएगा, ऐसी पॉलिसीज रही, तो इस वाक़े के बाद, क्योंकि मैं इसे वाक़या और हादसा समझता हूं कि पाकिस्तानियों का इतना पैसा बाहर जाए जबकि बाहर से पाकिस्तान में आना चाहिए था, तो आया हुकूमत कोई बेहतरी ला रही है? वही क्वेश्चन आपसे, आप क्या समझते हैं, कुछ संजीदगी नजर आ रही है? देखें जी, मुझे जो अभी तक नजर आ रहा है ना, जिस तरीके से, देखिए दो चीजें हैं दुनिया पूरी में। जब आप पैसा कमाते हैं तो वो चंद डेस्टिनेशन है जहां पे पार्क होता है। फर्स्ट नंबर पे लैंड बिल्डिंग आती है, ठीक है। सेकंड पे आप व्हीकल्स और गोल्ड, और ये बाकी आपके स्टोन्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा पैसा कहीं नहीं जाता। आपको दुनिया में भी पैसा इसी शक्ल में नजर आता है। किसी का महल है, किसी की गाड़ी बहुत 50 करोड़ की है, ये इसी में जाके। अब ठीक है। पाकिस्तान को देखना ये है, हुकूमत पाकिस्तान को, वजीर आजम, क्योंकि माशाल्लाह मैं तो कई प्रोग्राम्स में गया, सुबह 7:30 बजे वो मीटिंग शुरू करते हैं, लेकिन इन मीटिंग का फायदा तो तब होगा ना अली जनाब के जब आपकी डायरेक्शन पता चलेगी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी ने ये कह दिया कि इसका टैक्स की एक हायरार्की है, उसमें एक एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है कि जी उसमें 2700 अरब रुपया स्टक हो गया। अच्छा। भाई ऐसा नहीं है, ये इन और आउट का प्रोसेस है। ये 2700 अरब यहाँ से शुरू होता है एफबीआर के फील्ड ऑफिस से, फिर कमिश्नर अपील पे जाता है, फिर ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और वो कौन सा 2700 अरब है, माजरत के साथ वजीर आजम को किसी ने कड़वा सच नहीं बताया कि ये वो जैसे क्रिकेट में नो बॉल कराई जाती है ना, ये स्टेट तमाम नो बॉल्स हैं। ये बोनाफाइड बिजनेसमैन के खिलाफ अरबों खरबों रुपए के अनड्यू टैक्सेस खड़े करके बताया जाता है कि ये स्टेट का पैसा इन अदालतों में स्टक हो गया है, जो कि झूठ है। अब आपका जो क्वेश्चन है कि ये जो दुबई वाला आपने बात की, ये वाकई ये कलमिया है, ये एक हादसा है, और इस हादसे को ना रोका गया तो अफसोस और दुख के अलावा नहीं होगा। आपके पाकिस्तान का पैसा, हार्ड अर्न्ड मनी, जिस पे सबसे पहला हक पाकिस्तान हुकूमत का है इन शेप ऑफ टैक्सेस, और वो ड्रेन करके बाहर जा रहा है। हमें कोई जरूरत नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बना के लोगों को जेलों में डालने की। ना कोई स्टेट खुश होती है लोगों को जेल में डाल के। स्टेट का काम है, उसको पैसा चाहिए, उसने अपने कर्ज उतारने हैं, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। तो उस पॉलिसी के लिए आपको विज़ दोनों चीजों को, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रियल एस्टेट, स्पेशली बिल्डर सेक्टर को आपको और सोसाइटी सेक्टर को, इनको एनकरेज करना पड़ेगा। आपकी 2% पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको हाउसिंग की तो जरूरत है, आपको तो अपार्टमेंट और फ्लैट सस्ते चाहिए,
ठीक मैं है। इससे इनकारी नहीं हूं कि आप जरूर लेजिस्लेशन स्ट्रिक्ट करें और रियल एस्टेट को थोड़ा सा एक रियल वैल्यू एडिशन की तरफ लेके आए, जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में ठीक है। एक साल में 1 या 2% से ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं आती। लेकिन माजरत के साथ हमारे पाकिस्तान में ख्वाह वो स्टेट ऑन रियल एस्टेट थे या प्राइवेट सेक्टर थे, रियल एस्टेट में गैम्बलिंग स्टार्ट हो गई। सुबह 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, शाम को दो ठीक है। करोड़ ले लिया। ठीक है। तो कौन सा पाकिस्तानी इन्वेस्ट करेगा इंडस्ट्री के अंदर? तो इन दोनों को बराबर एड्रेस करें। अब इसको फांसी पे ना चढ़ा दें रियल एस्टेट को, कि फिर उसका दूसरा जो है, इकोनॉमी एक ऐसा सॉफ्ट बॉल है कि एक तरफ से पकड़ेंगे तो दूसरी तरफ से वो स्लिप हो जाएगा, कि आपका अब वो तमाम फंड्स जो हैं वो यहाँ से फ्लाइट करके बाहर चले जाएं और आप जिसे कहते हैं खाली हाथ इधर बैठ जाएं और आओ बुका करते रह जाएं कि हम दिवालिया हो गए, वेंटिलेटर, ये सुन के हमारे तो कान पक गए। बिल्कुल ठीक है। और डेवलपर को चाहिए, और जो हमारे ख़ास तौर पर अब हाई रेस का एक ट्रेंड आ गया है, लाहौर में भी हम देखते हैं, ज़रूरी है कि हुकूमत को टैक्स दिया जाए और वक्त पर टैक्स दिया जाए। मगर इसी के साथ साथ अभी जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अनस्टेबिलिटी है मुल्क में, ऐसी सूरत हाल में तो रियल एस्टेट सेक्टर को एक रिलीफ की ज़रूरत है। जब आप रिलीफ देंगे तो यकीनन इकॉनमी में भी और हमारे ख़ास तौर पर बैंकों में पैसा आएगा। जौहर इकबाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस हवाले से कि जो पाकिस्तान से बाहर पेमेंट्स जा रही हैं, पैसा जा रहा है? देखें, असल में प्रॉब्लम, देखें प्रॉब्लम है क्या। पहले तो ये समझना चाहिए कि रियल एस्टेट के अंदर जो भी पैसा जो है वो आता है, रियल एस्टेट के अंदर जो है पैसे आने का मतलब ये होता है कि हमारे साथ लाखों लोग एसएमई के तौर पर काम करते हैं। एक आदमी एक प्लॉट खरीदता है, फिर एक छोटा सा घर बनाता है, दसियों लोगों को वो रोजगार देता है, फिर वो एक घर बिकता है। हमारा भी यही था कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो रियल एस्टेट के अंदर पैसे जो है वो भेजते थे अपनी फैमिलीज के लिए। हम उनके पैसों को जो है बगैर किसी उसके जो है वो रियल एस्टेट के अंदर कोई ना कोई चीज उनको दिला देते थे, कोई मकान दिला देते थे, उससे उनका रेंटल जनरेट होता था और उनकी फैमिली को वो रेंटल जाता था और इससे एक सर्कल चल रहा था। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इनको पता नहीं कौन लोग सलाह देते हैं, जबकि यही गवर्नमेंट थी, इन्हीं के जो है वफाकी वजीर खजाना इसाक डार साहब थे, उन्होंने अपनी पोस्ट बजट तकरीर से पहले जब हमसे मुशावरत की थी तो उन्होंने $1 लाख तक पाकिस्तानी को रियल एस्टेट के अंदर लाने का इंदिया दिया था। और जो है वो अगर वो पैसा आ जाता तो आप ये देखिए $1 लाख का मतलब ये है कि अगर एक आदमी $1 लाख जो है वो लेकर आ रहा था तो आपके पास अरबों डॉलर जो है वो आ सकते थे और वो उसके ऊपर आपको किसी किस्म के कोई भी जो है इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन आज इन्होंने एक जो है रोशन डिजिटल के अंदर जो है हॉट मनी के तौर पर जो है जो लोग पैसा भेज रहे हैं उनको ये डॉलर में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 6.5%। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप जो है $1 अरब को जो है मांगने के लिए जो है पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, उसकी रीशेड्यूलिंग करने जा रहे हैं, तो ये आप इंटरेस्ट कहां से देंगे? और 9 से 10 अरब डॉलर अब तक आ चुके हैं, तो इसमें जो है 50 से 60 करोड़ डॉलर का जो है वो इंटरेस्ट आप पे कहां से करेंगे? तो ये वो पॉलिसीज थी जो इन्हीं के लोग बेहतर तौर पर बना सकते थे। लेकिन जब आप पैराशूटर लेकर आएंगे और वो जवाबदेह नहीं होंगे पाकिस्तानी कौम को, तो फिर इसी तरह का जो बजट है वो ही मुतवक्को था जो कि आया है और जिसके अंदर किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइए। बैग नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद रिजवान सरवर। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है बजट के बाद जो टैक्सेस की सूरत हाल है रियल एस्टेट सेक्टर पर, और इसी के साथ साथ 7E, 7F, FED, ये कौन से टैक्सेस हैं जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर पर लगे हैं। और ख़ास तौर पर रोज़गार के हवाले से भी बात हो रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर में कितने मौके हैं और कितने मौके नहीं हैं रोज़गार के हवाले से, और हुकूमत की कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है इस सेक्टर को। तंसीर बुखारी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ये जो इस परेशान कुन एक सिचुएशन बन चुकी है और ऐसे हालात में यकीनन बेहतरी की तरफ भी हम चाहते हैं अपने प्रोग्राम में बात की जाए कि बेहतरी तो हर कोई चाहता है, हुकूमत भी यकीनन चाहती होगी और यकीनन एक डेवलपर भी चाहता है, तभी ये तमाम एसोसिएशंस जो हैं ये एहतजाज भी कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि आया इनसे सलाह नहीं ली जाती, या सलाह ली जाती है तो उस पर कोई अमल नहीं होता? मसला कहाँ है? मैं जी देखें, जौहर भाई ने जो आखिरी फिक्रा कहा मैं उससे 100% एग्री करता हूँ कि ये मुल्क जो है वो पैराशूटर्स के लिए बनाया गया और तजर्बा का। आज आप अगर वजीर आजम बन गए तो जो आपका मनपसंद बंदा है आपने उसको वजीर खजाना बना देना है, वजीर दिफा बना देना है, फलाम बना देना है।
यानी पाकिस्तान में इतने आला ब्रेन्स हैं जो यूके में जाके मेयर, बेशक वो उधर पैदा हो गए, सारा हो गए, लेकिन इस मिट्टी के वो सपूत हैं। वो जाके लंदन के मेयर भी बन जाते हैं, वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जाके की पोस्ट भी लेते हैं। क्यों हमारे बहुत नहीं बड़े टाइकॉन्स हैं जी, दुबई में आप देख लें, अब यूएसए में देख लें, पूरे अब यूरोप में देख लें, माशाल्लाह बड़ा बड़ा टाइकॉन पाकिस्तानी बैठा हुआ है। अफसोस ये करता हूँ पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं लूंगा, रियल एस्टेट में बहुत बड़े नाम है, उन बड़े नामों में बहुत बड़े नाम है। जी हाँ, अगर ये हाउसिंग सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, उनसे मदद ले लेते, उन्हें कहते कि आए आके आप हमारी पार्लियामेंट का हिस्सा बने, आप हमारे साथ बैठे, हम आप पे केसेस नहीं बनाएंगे, हम आपको तंग नहीं करेंगे। बिल्कुल अब ठीक इंडिया बात। जिनका काम है उनसे ही सलाह लेनी चाहिए, उन्हीं के साथ बैठकर अगर पॉलिसी बन जाए तो यकीनन कोई हल भी नजर आ जाए। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या करता है, उसके जो 100 टॉप के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको वो हर लिहाज से बेनिफिट, असिस्टेंस, सपोर्ट और विदाउट फियर ऑफ अरेस्ट। इधर तो सबसे बड़ा जो जुल्म है ना, आप आज आके ऐवान की कुर्सी पे बैठे तो ये लाजमी सोच लें कि अगले टेन्योर में आप अडियाला या कोट लखपत में होंगे। तो इस मुल्क में एक ये कल्चर और ये क्राइटेरिया जब तक नहीं बदलेगा तो इसकी इकोनॉमी का टेक ऑफ भी बड़ा मुश्किल लगता है। और लेकिन अभी एक चीज मैं देख रहा हूं, जो SIFC बना है, अगर वो प्रैक्टिकली सही मानों में टेक ऑफ कर जाए, और SIFC कर क्या रहा है, आपका मिनरल सेक्टर कवर कर रहा है, आपका सॉफ्टवेयर सेक्टर कवर कर रहा है, IT सेक्टर कवर कर रहा है, इंडस्ट्री को कवर कर रहा है, खुदारा कोई इदारा तो प्रैक्टिकली चल जाए और जो मर्जी हुकूमत आ जाए, कम से कम पॉलिसीज में कंटिन्यूटी है। ठीक है कि अगर किसी को अच्छा इकदाम किया है तो उस अच्छे इकदाम को लेकर चले, किसी की बनाई मेट्रो को जंगला बस का नाम दे के उसको ना फेंक दें। बिल्कुल ठीक इस है, अवाम का सोचें, आपस के हसद और मुकाबले और ये नफरतें छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। बहुत से ऐसे डेवलपर्स भी हैं जिन्होंने इस सेक्टर को भी, उसका नाम खराब किया और लोगों से पैसा भी बहुत इकट्ठा किया और फ्रॉडेंट एक्टिविटी करके मुल्क से बाहर चले गए। यकीनन हर इदारे में और हर डिपार्टमेंट में, हर इंडस्ट्री में इस तरह के लोग होते हैं, मगर वो लोग भी मौजूद हैं जो काम करना जानते हैं और काम करना चाहते हैं। सो ऐसे लोगों को रिलीफ भी देना चाहिए, हुकूमत को सपोर्ट भी करना चाहिए। मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगा बुखारी साहब 7F के हवाले से। तो पहले तो हमने 7E पर बात की, 7F को किस तरह से देख रहे हैं? आया ये इंप्लीमेंट हो चुका है और इसकी क्या जरूरत आन पड़ी है? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया जी। 7E के बाद आता है नया शाहकार 7F। जी हाँ, एक तो हमारा FBR जो है वो भी इर्तिकाई अमल, उसका 77 ईयर हो गए, इस मुल्क की उम्र को वो पूरा नहीं हुआ, वो इर्तिका से ही गुजरता जा रहा है। 7F में क्या कर रहे हैं, आपके बिल्डर और डेवलपर सेक्टर का प्रॉफिट वो कर रहे हैं मिनिमम फिक्स। यार आपको ये क्यों नहीं समझ आती खुदा के बंदो कि आप ये लॉ बना देते हैं एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन के लिए, तो आप क्यों नहीं वो चुन लेते क्लास ऑफ पर्सन कि जिसको नोटिफाई कर दें कि ये 500 यूनिट्स हैं जिनके लिए हमने ये लॉ लेके आए हैं। आप मुश्किल पैदा कर देते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। अब बुखारी साहब, यानी इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई डेडलाइन नहीं है, यानी ये तमाम बिल्डर्स पर, तमाम डेवलपर्स पर इंप्लीमेंट होता है? अक्रॉस द बोर्ड ये अप्लाई कर दिया है। इसकी एक्सेप्शन एक छोटी सी एक्सेप्शन है, उस हद तक है। बाकी हर बिल्डर के ऊपर वो पूरे साल में एक घर बनाएगा, उस पर ये अप्लाई करेगा। अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त है। पहले आप अपना ऑडिट का निजाम तो ठीक कर लें। ठीक है, पहले आप अपने ऑडिट के सिस्टम को ठीक कर लें तो आपको इस तरह की लेजिस्लेशन की जरूरत ही ना पड़े। आप 10 की बजाय 20% प्रॉफिट उनसे लें, टैक्स 20% पे टैक्स लें, 30% पे ले लें। आपको क्यों जरूरत पड़ जाती है मिनिमम स्लैब फिक्स करने की, और उस तरफ आप अपने घुटने टेक देते हैं। अब ये जो लेजिस्लेशन है ये मेरे करीब ओवर लेजिस्लेशन है। ठीक है, आपका अगर एक सेक्टर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो फ्लरिश कर रहा है, आप उसका ऑडिट का निजाम बेहतर करें। सिविल जिसे कहते हैं वो आपका चेक एंड बैलेंस का निजाम है, रिस्पेक्टेबल तरीके से आप उसको बिजनेस में करें, लेकिन उसका भी मिसयूज हो रहा है। वी आर फेसिंग इन अ ईयर 1 2 3 4 5 टाइम नोटिसेस। कभी आप मशरिक से नोटिस आ रहा है, कभी मगरिब से आ रहा है, कभी जनूब से, कभी शमाल से। यानी बिजनेसमैन को बिजनेस नहीं करने दिया जा रहा। आप कंपोजिट एक निजाम बनाएं ऑडिट का, वंस इन अ ईयर आप ऑडिट करें, और उसके बाद लोगों को जो टैक्स लगता है वो टैक्स उनको कन्फ्रंट कराएं, उन्हें मौका दें। वो अपील करना चाहते हैं अपील करें, अपील की भी लिमिटेशन कंट्रोल करें। और सबसे बड़ी बात, ये 7F लगा देते हैं आप, 7E लगा देते हैं, 7B लगा देते हैं,
ये 7 वाली सीरीज तो पिछले 10 सालों से इस्तेमाल हो रही है। पहले भी 7E, 7F, 7G, 7A, B, C ये तमाम लगा के फिर डिलीट किए जाते हैं, फिर दोबारा लगाए जाते हैं। यानी लॉ के अंदर सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं। ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में एक डेवलपर अपना प्रोजेक्ट किस तरह से डिलीवर करेगा? डेवलपर के लिए जब इस तरह के मामला हो जाएंगे, आपको नहीं लगता कि जो प्रोजेक्ट अभी ऑन गोइंग हैं और ख़ास तौर पर अभी पाकिस्तान में घरों की बहुत ज़रूरत है, आम आदमी अपना घर बनाना चाहता है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन एक जो डेवलपर वो घर बना के देगा, जो एक लाइफस्टाइल देगा, उसी को जब आप पकड़ लेंगे, उसी पर इस तरह के टैक्सेस लागू हो जाएंगे, तो ये डेवलपमेंट किस तरह से होगी? देखें जी, जो सूरत हाल है ना, ये 7F जो है ना, ये कोई प्रेजुडिस नहीं है। ठीक है। ये वैसे जो अमेंडमेंट की गई है, ये एक कैप लगाया है कि भैया तुम 10 करोड़ रुपए का घर बनाओगे, तुम्हारी कॉस्ट उसमें 9 करोड़ होगी, तो तुमने हर सूरत 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट बताना है। ठीक है, ये प्रेजुडिस नहीं है। ठीक है। लेकिन भाई किसी को नुकसान भी हो सकता है। अच्छे अच्छे लोग हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, नुकसान करके निकलते हैं। तो आप ये अक्रॉस द बोर्ड जब लगा देते हैं ना, तो वो लोगों के लिए परेशानी बनती है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इंशाल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड, और प्रोग्राम में बात हो रही है प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से और एक आम आदमी की ज़िंदगी में किन चैलेंजेस का सामना है अपना घर बनाने के हवाले से। जौहर इकबाल साहब ने हमें दोबारा से प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जौहर इकबाल साहब, बात हो रही थी अभी आम आदमी की। आम आदमी तो अपना घर बनाना चाहता है, और पाकिस्तान में तो मैं वो शरह कोड ही नहीं कर पा रहा कि जितने लोगों को भी अपने घर की ज़रूरत है। यकीनन पाकिस्तान में जो भी एक शख्स पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, जब वो जवान होता है, उसका ख्वाब, सबसे पहला ख्वाब अपना घर बनाना होता है। सो ये मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। सो इस वक्त जो टैक्सेस की सूरत हाल है, इसमें आम आदमी जो यानी 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, अपना घर बनाना चाहे तो उसके लिए क्या टैक्स नेट है, उसके लिए क्या कैप लगा है, कुछ इसके हवाले से बताइए। अच्छा, देखिए, आपकी बात बहुत ही जो है लॉजिकल भी है, और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10 लाख घर जो है वो सालाना शॉर्टेज है, और इस तरह से ये करोड़ का हो जाता है। और मैं उस जनरेशन का जो है नुमाइंदा हूँ जिस जनरेशन ने जो है होश संभालते ही रोटी कपड़ा और मकान का जो है वो नारा सुना था, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ। और जो पॉलिसीज हैं और जो चीजें आ रही हैं उसमें शायद पूरा भी ना हो। उसकी वजह ये है कि 5 करोड़ और ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की हुआ करती है। तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने नारा थोड़ी लगाया था रोटी कपड़ा मकान का। मैंने तो सिर्फ जो है तालीम हासिल करने की कोशिश की थी, और वो भी मैं अब अपने बच्चों को अपने पैसों से दे रहा हूँ। गवर्नमेंट तो ना स्कूल नाम की कोई चीज तो आप भी अपने बचपन से ये नारा सुन रहे हैं जौहर इकबाल साहब? जी जी। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि चाहे वो 3 करोड़ हो, चाहे वो 5 करोड़ हो, चाहे वो 2 करोड़ का घर हो, जब तक आपकी सेविंग नहीं होगी, जब तक आप पैसे नहीं बचा पाएंगे, जब तक गवर्नमेंट आपके लिए कोई प्रपोजल नहीं देगी। आपने देखा था कि पहले भी जो है वो कुछ गवर्नमेंट्स आई थी जिन्होंने रियल एस्टेट के अंदर एक नया पाकिस्तान स्कीम शुरू की, कुछ गवर्नमेंट ने कोई और नाम से शुरू की, तो वो ऐसी ही स्कीमें थी जिसमें लोग जो है वो घर बना सकते थे। आज भी हम इनको यही कह रहे हैं कि खुदारा कोई अकल के नाखून लीजिए, कोई ऐसी पाकिस्तान के अंदर जो है बेहतर हालात ले आइए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अफरा तफरी के माहौल को खत्म कर दीजिए, ताकि लोग अपनी सेविंग कर सकें और चीजों को आगे लेके बढ़ सकें। अब देखें, रियल एस्टेट तो जो है वो उसके साथ जो आपने सौतेली माँ वाला सलूक किया है वो तो आप सबके सामने है, और उसके नताइज आना शुरू हो जाएंगे। जब ये फिक्सल ईयर खत्म होगा तो आपको पता चलेगा कि आपने टैक्स की मद में क्या जो है पाया है और क्या खोया है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि आज पाकिस्तान में क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मुहैया है, क्या पानी मुहैया है, क्या गैस पाकिस्तान के अंदर है? जो आप बात इंडस्ट्री की करते हैं, इंडस्ट्री तो उस वक्त लगेगी ना जब ये तीनों चीजें होंगी। इंडस्ट्री का तो चलता हुआ पहिया आपने रियल एस्टेट को का गला घोट के खत्म कर दिया है। तो जब आप पानी बिजली गैस में फरावानी ले आएंगे, आज आपका पूरी इंडस्ट्रियल जो है साइड वॉर हो रही है कि हम इतनी बिजली महंगी के ऊपर जो है वो नहीं चला सकते इंडस्ट्री को। आज जो है वो इंडस्ट्रियल जो है वो सोलर के ऊपर जा रहे हैं कि हम मीट नहीं कर सकते। तो आपका जो ख्वाब है, जो आपकी पॉलिसीज हैं, जब तक उसके अंदर बेहतरी नहीं आएगी कोई चीज मुमकिन नहीं होगी। और इसी चीज को बताने के लिए हमने इनसे ये कहा था कि खुदारा फाइनेंस मिनिस्टर या जो है प्राइम मिनिस्टर या जो है आपका एफबीआर के चेयरमैन जो है नुमाइंदों से उनसे बात कर लें जिनके ऊपर टैक्सेस लगाने जा रहे हैं।
तो इन्होंने बात करना तो दरगुजार, उसके ऊपर डिस्कस भी नहीं किया कि क्या चीज करना चाह रहे हैं। और अब जो है एक नया जो है वो शोशा छोड़ दिया है, अखबारात के जरिए और बाकी चीजों के जरिए वैल्यूएशन की बात की जा रही है। तो लोगों के पास लिक्विडिटी है ही नहीं। आपने पहले 7 ही लगाया, आप ज़कात के एक पैरेलल निज़ाम ले आए कि 1% 7 ही आप लोग देंगे, एक घर और एक जो है ऑफिस को छोड़ के। उसके बाद आपने एफएडी लगा दिया, फिर आपने सीवीटी भी लगा दिया, फिर आपने स्टैम्प ड्यूटीज बढ़ा दी, फिर आपने टैक्सेस बढ़ा दिए, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये किसी किस्म का कोई शेड्यूल जारी ही नहीं हुआ, ना एफबीआर की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना मुशावरत हुई। अगर आपके टैक्सेस जो साहब चाहिए, आपकी बात काट रहा हूं, कता कलामी माफी, ये एफईडी के हवाले से भी किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, किसी किस्म का कोई नॉलेज में नहीं था? कोई मुज़ाकरात किसी से, ये तो तारीख में पहली दफा ये फेडरल के टैक्स लगे हैं ना जी। देखें सर, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हमने पाकिस्तान प्रेस क्लब में कराची से खैबर तक की जो है वो तमाम रियल एस्टेट के नुमाइंदों ने जो है वो एहतजाज किया था कि हमसे मुशावरत नहीं की जा रही। अगर हमसे मुशावरत की जाती तो हम इनको, देखिए गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू चाहिए, टैक्स जनरेशन चाहिए, या कि ये कि आप देखें पूरी दुनिया में तमाम स्टोर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तमाम चेन्स जो है वॉल्यूम के ऊपर काम करती हैं कि वॉल्यूम ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा जनरेट होगा, मुनाफा ज्यादा होगा। या ये कि 100 रुपए की चीज पे 100 रुपए टैक्स लगा दो, एक ही दफा जो है वो एक ही आदमी खरीद सके, या 100 रुपए की चीज के ऊपर 5 रुपए टैक्स लगा के 1000 आदमी को अगर आप वो चीज दे देंगे तो टैक्स ज्यादा जनरेट होगा। बिल्कुल, ये इनको बताया जा रहा है। आपने 7E का भी जिक्र किया है जोहर साहब, 7E को किस तरह से देखते हैं? कुछ किसी किस्म का कोई तब्दील नहीं किया जा रहा, कोई रिवर्स नहीं हो रहे टैक्सेस, इस तरह की भी कोई खबर है या नहीं? सर देखें, 7E जो है, मैं इल्तिजा करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि 3 कोर्टों ने फैसला दे दिया है, तमाम हाई कोर्ट्स के फैसले आ चुके हैं। 7E इस वक्त पेंडिंग का शिकार है, और जो हमारे जो है चीफ जस्टिस साहब हैं, उनका यही कहना है कि डिले जस्टिस जो है, मतलब कानून अगर इंसाफ लेट करता है तो जो है ये भी नाइंसाफ ही है, नाइंसाफ है। तो 7E को डेट पे डेट पड़ी जा रही है, इसको डिसाइड नहीं किया जा रहा। तो 7E एक ऐसा आपने इस पाकिस्तान के अंदर जो है वो पैदा कर दिया ज़कात के पैरेलल सिस्टम, जिसकी वजह से मैं तो ये कहता हूं, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कहता हूं कि ये आपने एक तो सूदी निज़ाम आप पाकिस्तान के अंदर से खत्म नहीं कर सके। आज बैंकों का इंटरेस्ट 21% है। कौन जो है बैंकों से पैसे लेके जो है वो कारोबार कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग गवर्नमेंट की तरफ हो रही है बैंकों के पैसों की, जिसकी वजह से तमाम कारोबार जमूद का शिकार हैं। उसके बाद आपने 7E के नाम पे एक ज़कात के पैरेलल सिस्टम नाफिज कर दिया। यहाँ 95% लोग मुसलमान रहते हैं, हर आदमी अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे 2.5% जो है ज़कात की मद में हर साल देता है। जोहर इकबाल साहब, एक सवाल है मेरा आजिजाना सा, जी बोलिए। कि ये जो डेवलपर हैं हमारे, जो रियल एस्टेट सेक्टर को चलाते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, क्या वाकई यहाँ सट्टा होता है? अच्छा, अब देखिए, डिमांड एंड सप्लाई तो जो है पूरी दुनिया में है। मतलब ये मुझे आप एक बात बता दें कि आज दुबई में क्या जो है वो पानी तो है नहीं, लेकिन क्या जो है वो सोना निकल आया है कि दुबई में जो है वो प्राइस पे प्राइस बढ़ी जा रही है। मतलब कोई प्रोजेक्ट जो है वो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर पूरा प्रोजेक्ट बुक हो रहा है। क्यों? इसलिए कि लोग पैसा लेकर वहां हर मुल्क से जो है वो आ गए हैं, और हमारे मुल्क से तो आपने खुद बताया है कि कितने अरब डॉलर जो है वो जा चुके हैं। तो यही सब कुछ, जिस एसोसिएशन को मैं रन करता हूं वो डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन कहलाती है, डिफक्लेरिया, जिसकी पूरी की पूरी सी साइड है। हम इस सी साइड को दुबई के मॉडल के ऊपर क्यों नहीं ला सकते? आज भी देखें, आपके मुल्क के अंदर हवाला हुंडी का कारोबार जो है वो बंद नहीं हुआ है। तमाम का तमाम पैसा दुबई के अंदर जो है वो लैंड हो रहा है, और वहां भी वो प्रॉपर्टी के अंदर लग रहा है। तो ये जो पैसा पाकिस्तानियों का है, ये पैसा मुल्क से क्यों जा रहा है? इसके लिए गवर्नमेंट को जो है वो ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए थी कि ये पैसा इसी हमारे कराची में लगता। हमारे पास चारों मौसम मौजूद हैं कि हम इतना बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ की जो है उसका मुल्क है, जिसके अंदर लोग जो है वो अगर कराची लैंड करें तो वो सी को एंजॉय करें, पंजाब जाएं तो हरियाली देखें, खैबर पख्तूनख्वा जाएं तो जो है वो आपका कुदरत के हसीन नज़ारे देखें। हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है तनसीर बुखारी साहब, रोजगार का बड़ा एक ये बहुत बड़ा चैप्टर है। हम अपनी
सियासी जमातों के नारे भी देखते हैं, इस पर जलसे जुलूस भी देखते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ तो वो दिखाते और बताते ये हैं कि ये मंशूर का हिस्सा है रोज़गार फराहम करना। तो आपको नहीं लगता कि रियल एस्टेट सेक्टर और पाकिस्तान में 55 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इसके साथ मुंसलिक हैं, कोई ये रोज़गार देने में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकता है, तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। जी, आपने 100% दुरुस्त कहा कि ये कलीदी किरदार अदा करता रहा है और करता रहेगा और करेगा भी। लेकिन जब आप सीमेंट के बैग के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे और सीमेंट इंडस्ट्री हड़ताल पे चली जाएगी और उसकी सेल इफेक्ट कर जाएगी। 3 साल पहले जो बैग इसका सीमेंट का था वो 700 या 800 का बिकता था, आज वो ब्लैक में 1700 का उसका रेट लॉन्च हुआ। और मेरे जो मुशाहिदे में आया कि लोगों ने लाइनों में लग के जाके 1500 का वो बैग खरीदा। अच्छा। बात यह है कि रियल एस्टेट आप क्रश करते हैं तो साथ आप ये देख लें कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जैसा जालिम कानून पर बैग के ऊपर, पर केजी ऑफ सीमेंट के ऊपर आप वो लगाते हैं तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एडवांस इम्पैक्ट आता है वो आता है 100 रुपये या 150 का। लेकिन मुझे ये बताएं वो सिर्फ 150 तो इंक्रीज नहीं होगा, उसके साथ सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट आ जाएगा, इनकम टैक्स का इम्पैक्ट आ जाएगा और जो आपकी लेवीज हैं उनका इम्पैक्ट आ जाएगा। तो आपका वो 1100 रुपए वाला बैग स्ट्रेट फॉरवर्ड 300 रुपया बढ़ गया। यानी अगर अभी कंट्रोल रेट में भी बिकेगा तो वो 1400 रुपए का एक बैग। ये ब्लैक भी हुआ है, बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो सीमेंट दे ही नहीं रहे। तो आप ये सोचें कि जब आपकी कंस्ट्रक्शन का इंग्रेडिएंट जो ईंट, सरिया, बजरी और सीमेंट है और रेत है, जब ये आसमान से छूना शुरू कर देगी तो आप कहाँ के ख्वाब देख रहे हैं कि बिल्डर सेक्टर को हम इम्प्रूव करेंगे। आपको बराए मेहरबानी जो आपको देखना है वो, अगर रियल एस्टेट सेक्टर को आप फ्लरिश करना चाहते हैं तो आप इसके साथ इंडस्ट्री को रिलीफ देंगे। यानी पहले डेवलपर को, बिल्डर को रिलीफ देने से पहले मटेरियल कॉस्ट जो है इसको कम किया जाए। जी, वो आप करेंगे तो आपका बिल्डर सेक्टर की तरफ कॉस्ट जब कम होगी उतनी ही सेल होती है, उतनी ही इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। जब आप देखेंगे, आप भी इसी पाकिस्तान के शहरी हैं, आज से 10 साल पहले 5 मरले का घर 20 लाख रुपए का मिल जाता था, ठीक है। आज मुझे आप 5 मरले का घर ढूंढ के बताएं, नए घर की बात कर रहा हूँ, पुरानों को छोड़ दे, वो बेचारे गरीब जो बेच रहे हैं वो शायद आज भी 20, 25, 30 लाख का इनर सिटी एरिया में वो पुराने इलाकों में बेच रहे हूँ। लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल है जी, वो भी बहुत महंगे हो गए हैं, अब तो आम आदमी की रसाई नहीं है घर बनाने की। यानी आप बताएं कि आज एक 5 मरले का प्लॉट एक हाउसिंग सोसाइटी में 1 करोड़ रुपए का अगर बिक रहा होगा तो कौन सा गरीब आके वो 5 मरले का प्लॉट खरीदने की कुव्वत रखता है, जिसकी 50,000 सैलरी है या 40,000 सैलरी है और उसके 2 बच्चे हैं और वो किराए के घर पे रहता है। तो आपने अगर ये करना है तो सबसे पहले आपने इन्फ्लेशन और इंडस्ट्री को, इन्फ्लेशन को एड्रेस करना है और इंडस्ट्री को रिलीफ देना है। मैं बुखारी साहब यही बात मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। बड़ा अहम ये एक टॉपिक है कि अगर 1 करोड़, खैर अब तो 1.5 करोड़ का भी घर नहीं मिलता 5 मरला का किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में। तो जौहर इकबाल साहब आपकी जानिब आऊंगा, अगर कोई शख्स घर बनाना चाहता है तो अब हो क्या रहा है, अब ट्रेंड जो है, डेवलपर ऑफर करते हैं आसान एक साथ पर घर, आसान एक साथ पर अपार्टमेंट्स। अब जब 3 साल या 2 साल की, जिस तरह भी बुखारी साहब जिक्र कर रहे थे, सीमेंट की बोरी का सिर्फ हम जिक्र कर रहे थे, तो इसी तरह भी हमने स्टील की बात नहीं की, बजरी की बात नहीं की, ईंटों की बात नहीं की। सो ये मटेरियल कॉस्ट तो बहुत ऊपर जा चुकी है। सो होता क्या है, डेवलपर फिर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाता और जो आम आदमी जिसने अपना घर बनाने का ख्वाब देखा होता है सो वो पूरा नहीं हो पाता और उसकी जो जमा पूंजी होती है वो भी लग चुकी होती है। सो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया बन जाएगा आने वाले वक्त में। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इसको आपको जो है मैं हकाइक बयान कर सकता हूँ और देखने दिखाने के तो जो है वो इन्होंने आंखें छीन ली हैं रियल एस्टेट वालों की और ख्वाब भी छीन लिए गए हैं, क्योंकि घर का सिर्फ ख्वाब होता था और इस बजट के अंदर और इस गवर्नमेंट ने ये तमाम चीजें छीन ली हैं लोगों से। अब ख्वाब देखना भी जो है वो जुर्म होगा घर का। तो जो आसान एक साथ पर ऑफर करते हैं डेवलपर, उनके लिए भी मुश्किल हो गया प्रोजेक्ट डिलीवर करना। देखें, जो लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था, कराची से खैबर तक फिनिशिंग बंद हो चुकी है, ग्राउंड रियल्टी ये है, इंस्टॉलमेंट बंद हो चुकी हैं लोगों की, लोग पे ऑफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो बुखारी साहब ने आपको कहा है कि 50,000 से
75,000 या मैं कहता हूँ लाख रुपए भी कमाता है, उस शख्स के लिए भी इस वक्त घर चलाना, बहुत मुश्किल। ग्रोसरी लेना, बिजली का बिल जमा करना वो मुश्किल हो गया है। वो इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे रहा है। तो जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी डिले हो जाएगी। तो आपको वो चीज बता रहा हूँ जो ग्राउंड के ऊपर रिलेटिव है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी जो है 2 करोड़ में घर मिल जाएगा या करोड़ रुपए में घर मिल जाएगा। मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ, बुखारी साहब ने सही कहा कि जब 1700 रुपए की सीमेंट की बोरी हो गई और आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट पे की है, फिनिशिंग में सीमेंट और जो है सिरेमिक की चीजें लगनी है, तो डिलीवर कहां से होगी आपको चीजें? अब मैं आपको बता रहा हूँ कराची से खैबर तक कंस्ट्रक्शन बंद हो चुकी है। ये गवर्नमेंट को आपके चैनल के तवज्जुह से हम बताना चाहते हैं कि खुदारा लोगों से उनके ख्वाब मत छीने। जिन लोगों ने अगर ख्वाब देख के जो है वो 50% पेमेंट कर चुके हैं, 60% कर चुके हैं, तो उनके ख्वाब उनसे ना छीने। जिंदगी में आदमी सिर्फ एक घर ही बनाना चाहता है, उसको उस घर में मौत से पहले जाने दें। जौहर इकबाल साहब, क्विकली ये भी बताएं कि ये तो एक बड़ा चैलेंज है मटेरियल कॉस्ट, इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस आपको दरपेश हैं? 30 सेकंड्स। देखिए, मटेरियल कॉस्ट तो जो है वो गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करे। ठीक है। उसके अलावा जो आपने आईएमएफ के चक्कर में आपको ये कतन करने की वो नहीं थी, क्योंकि आपने तो पोस्ट बजट में $1 लाख तक लोगों को ओवरसीज पाकिस्तानी को अलाउ किया था इसहाक डार साहब ने। मैं यही तो आपको बयान कर रहा हूं। आपने आईएमएफ के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख दिया बगैर सोचे समझे। आप जो है एक तरफ रियल एस्टेट के अंदर जो है वो नॉन फाइलर को रोक रहे हैं, लेट फाइलर कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है 45% टैक्स ले गए। उसी नॉन फाइलर को आप जो है सिर्फ 15% पे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लेके जाना चाहते हैं। अरे भाई, जब नॉन फाइलर को फाइलर बनाओ ना, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में जाए, चाहे वो रियल एस्टेट में जाए, चाहे वो एसएमईज में जाए, ये आप कौन सा तरीकेकार अपना रहे हो? खुदारा इस पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दो, इसे खुशहाल होने दो। इसमें लोगों की उम्मीदें हैं, इसमें लोगों के लहू शामिल है, इसके अंदर लाखों जानों ने कुर्बानियां दी हैं। इसको खुदारा इसको बिखरने से बचा लो। बिल्कुल जौहर इकबाल साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपका दर्द जो है, आपके जो तकलीफ है, बिल्कुल उसका अंदाजा भी मैं कर पा रहा हूँ। बुखारी साहब, योर टेक, खास तौर पे लेट फाइलर की भी इन्होंने बात की। नॉन फाइलर जब फाइलर हो, यकीनन कोई अट्रैक्शन पैदा करनी होगी कि वो एक तो फाइलर हो जाए। खास तौर पर हर एक अच्छे शहरी को हमारे एक ज़रूरी भी है कि हमें एज अ पाकिस्तानी हम फाइलर हों, टैक्स हुकूमत को अदा करें, मगर उसमें कुछ आसानी होनी चाहिए इस प्रोसेस में। अब लेट फाइलर वाला एक जो कॉन्सेप्ट आया है, किस तरह से क्लोज करेंगे बुखारी साहब? जी बिल्कुल जी, ये लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट 2013 में लाया गया था, जिसको हम ही ने वेलकम भी किया था, और ये उस वक्त की ज़रूरत भी थी कि जो नॉन फाइलर या लेट फाइलर है उसके लिए कोई पनिशमेंट रख दी जाए ताकि लोगों को कंपेल किया जा सके कि वो टैक्स नेट में आए। अब मुझे नजर ये आया कि हुकूमत ये नॉन फाइलर वाले सब्जेक्ट से भी नाकाम हो गई, जिसकी वजह से इस नॉन फाइलर का रेट ऑफ टैक्स बेतहाशा बढ़ा दिया, यानी जो सोच से बालातर है। उसके अलावा एक अवेयरनेस नहीं दी कि नॉन फाइलर का मिसकंसेप्शन ये है कि वो ये समझता है कि मैं नॉन फाइलर का टैक्स दे दूंगा, मुझे कुछ किएगा नहीं। हुकूमत का काम ये बनता है कि जो ही नॉन फाइलर का टैक्स डिपॉजिट हो, इमीडिएट उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका ऑडिट, उसको टेकअप किया जाए, तो लोगों को समझ आ जाए कि हमने फाइलर नहीं होना। तो ये अब मसला सिर्फ ये है कि लेजिस्लेशन की 4 लाइनें प्रोमलगेट कर देने के बाद, उसको फाइनेंस एक्ट की शक्ल देने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता, हुकूमत का काम शुरू हो जाता है, हुकूमत की मशीनरी का काम शुरू हो जाता है। तो इस जगह सिर्फ और सिर्फ मेरी यही गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर की। मैं सिंसेरिटी में इसलिए बात नहीं करूंगा कि वो जितनी उनकी ताकत है उसके मुताबिक वो कोशिश कर रहे हैं। सियासी हालात आपके मुल्क के सामने हैं। क्या हमारे मुल्क में सस्टेनेबिलिटी आज तक आई? 2008 का मुझे माजी करीब याद कराएं, जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी आए तो आसिफ अली जरदारी सुबह सदारत से उतर रहे हैं, शाम को उतर रहे हैं, दूसरे दिन उतर रहे हैं, तीसरे दिन उतर रहे हैं। हमने 5 साल देखा, फिर अगले 5 साल धरने देखे, फिर अगले 5 साल हमने ये अदम एतमाद अब चल रहा है, और अब फिर कैदी और बिल्कुल भला भला ये अपने मुल्क को करना है। तो पहले आपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक करनी है, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और उसके बाद आपकी जो जौहर भाई ने बात की थी फॉरेन का इंजेक्शन लगवा ले। जैसे हम जाके सर एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगवाते हैं ना, तो रियल एस्टेट को रिवाइव पाकिस्तानी के पैसे से ना करें। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, आपका पॉइंट आ गया, चूंकि वक्त खत्म हो चुका है।
और इस वक्त जो सूरत हाल है जिस तरह आपने बताया, तो सबसे पहला चैलेंज जो है नाजरीन वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और हमें किसी की नीयत पर शक नहीं है। यकीनन जिस तरह बुखारी साहब फरमा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं और हम यही समझते हैं कि जो हुकूमती सतह पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो इस वक्त जो पावर रखते हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, सबकी नीयत साफ है। मगर ज़रूरत जो है वो है मुशावरत की, और इस इंडस्ट्री के लोगों के साथ मुशावरत की जाए ताकि जल्द अज जल्द इसका कोई हल तलाश किया जाए ताकि पाकिस्तान में सरमायाकारी मजीद हो और महफूज हो। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रॉपर्टी गाइड विद रिजवान सरवर हमारे फेसबुक पेज पर जाकर आप अपने सवालात भी कर सकते हैं और आप अपने कंसर्न्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह उनको हम अपने इस प्रोग्राम में एड्रेस करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।